खबरों सूचनाओं का संगम, काव्य कथाओं समीक्षाओं की उमंग, हिमधारा है ये हिमधारा। सुनिए खुद दुनिया को भी सुनाइए, शेयर करिए और कमेंट भी बताइए। हिमधारा है ये हिमधारा। हिमधारा के सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं दिलीप कौर टिवाणा की पंजाबी कहानी तेरा कमरा मेरा कमरा का हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद किया है रतनचंद रत्नेश ने। 4 मई 1935 को लुधियाना के एक गांव रब्बो में जन्मी डॉक्टर दिलीप कौर टिवाणा पंजाबी की एक सुप्रसिद्ध कथाकार और उपन्यासकार रही हैं। अनगिनत पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजी गई टिवाणा को सन 1971 में उनके उपन्यास एहो हमारा जीवना के लिए साहित्य अकादमी, 2001 में सरस्वती सम्मान और 2004 में पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया था। लगभग 33 उपन्यास, आत्मकथा, लेख आदि तथा कई कहानियों की लेखिका टिवाणा की कहानी तेरा कमरा मेरा कमरा का हिंदी अनुवाद आज हिमधारा के श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है। दफ्तर में मेरा और तुम्हारा कमरा साथ साथ है, फिर भी न ये कमरा उस कमरे के पास जा सकता है और न वो कमरा इस कमरे तक आ सकता है। दोनों की अपनी सीमा है, दोनों के बीच एक दीवार है। दीवार बड़ी पतली सी है। भूल से भी अगर तुम्हारा हाथ उधर लगता है तो आवाज मेरे कमरे में पहुंच जाती है। संभवतः एक दिन कोई इस दीवार पर तुम्हारी ओर कील ठोक रहा था और मेरे कमरे की सारी दीवारें धमक रही थी। मैं उठकर बाहर गई कि देखूं तो सही, परंतु तुम्हारे कमरे के द्वार पर भारी पर्दा लटका रहा था। मैं लौट आई। आजकल लोग आम ही दरवाजे खिड़कियों पर भारी पर्दे लगा रखते हैं ताकि बाहर से किसी को कुछ न दिखे। पर्दा तो मेरे कमरे के दरवाजे के आगे भी है। मुझे अचानक ख्याल आया, कभी कभी किसी बात पर तुम चपरासी से ऊंचे स्वर में बोलते हो। मैं काम करती करती कलम रखकर बैठ जाती हूँ। मेरा मन करता है कि तुम्हें पूछूं क्या बात हो गई, पर फिर ख्याल आता है शायद तुम्हें ये अच्छा न लगे कि जब तुम चपरासी से ऊंचे स्वर में बोल रहे थे तो मैं सुन रही थी। तुम्हें तो इस बात का भी ख्याल नहीं रहता कि तुम गहरी सांस भी देते हो तो साथ के कमरे में सुनाई दे जाता है। एक दिन मेरे कमरे का पंखा चलते चलते रुक गया। शायद बिजली गई थी। कुछ समय तक मैं इंतजार करती रही। फिर गर्मी से घबराकर मैं कमरे से बाहर बरामदे में आ गई, जो दोनों कमरों के आगे साझा है। मुझे पता था कि तुम्हारे कमरे का पंखा भी बंद हो गया होगा। फिर भी तुम्हारे कमरे के अंदर जरा सा झांक कर मैंने पूछा, आपका पंखा चल रहा है क्या? मेरे कहने का अर्थ ये था कि अगर नहीं चल रहा हो तो तुम भी साझे बरामदे में आ जाओ। जब अंदर उमस हो तो पल दो पल के लिए बाहर आ जाने में कोई हर्ज नहीं। पंखा तो नहीं चल रहा, पर मैंने पिछली खिड़की खोल ली है, तुमने कहा था। पर मुझे संभवतः पिछली खिड़की का ख्याल ही नहीं आया, इसलिए मैं कमरे से बाहर चली आई थी। एक दिन काम करते करते मेरे हाथ से कलम गिर गई, निब टेढ़ी हो गई। उस दिन मुझे ख्याल आया कि तुम्हारे कमरे से कोई कलम मंगवा लूं, परंतु इस डर से कि कहीं तुम कह दो कि मेरे पास अतिरिक्त कलम नहीं है, मैं ये साहस नहीं कर सकी। बहुत बार यूं भी होता है कि हम स्वयं ही प्रश्न करते हैं और स्वयं ही उसका उत्तर भी देते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर दोनों कमरे के बीच की ये दीवार टूट जाए, पर इससे तुम्हारा कमरा सलामत नहीं रह पाएगा और मेरा कमरा भी। फिर तो यूं लगेगा जैसे खुला खुला सा बड़ा सा एक ही कमरा है, लेकिन ऐसा करना शायद ठीक ना होगा। बनाने वाले ने कुछ सोचकर ही ये अलग अलग कमरे बनाए होंगे। कभी कभी मुझे यूं लगता है जैसे मैं इस पक्की सीमेंट की दीवार के आर पार देख सकती हूँ। तभी तो मुझे
पता लग जाता है कि आज तुम काम नहीं कर रहे। कभी छत की ओर देखने लग जाते हो, कभी हाथ की लकीरों को, कभी फाइलें खोल लेते हो, कभी बंद कर देते हो, कभी जूते उतारते हो तो कभी पहन लेते हो। कभी कभी तुम बहुत खुश हो रहे होते हो। उस समय मेज पर रखे पेपर वेट को घुमाने लग जाते हो, धीरे धीरे सीटी बजाते हो। इस दीवार को छूकर कुर्सी पर बैठे बैठे धरती से पांव उठा लेते हो। उस समय मैं इधर जरा भी खटका नहीं होने देती ताकि तुम कहीं चौंक न पड़ो। कभी कभी जाते समय तुम मेरे कमरे के बाहर मिल जाते हो। सुनाओ क्या हाल है? तुम पूछते हो। ठीक है, मैं जरा हंसकर कहती हूँ। फिर तुम अपने कमरे से चले जाते हो और मैं अपने कमरे में। ना वो कमरा इधर आ सकता है, ना ये कमरा उधर जा सकता है। दोनों की अपनी अपनी सीमा है, दोनों के बीच एक दीवार है। बीच में भले दीवार हो, फिर भी जिस दिन तुम दफ्तर नहीं आते, अपने कमरे में नहीं बैठे होते, तो मुझे कुछ अजीब अजीब सा महसूस होता है। उस दिन मैं कई बार घड़ी पर निगाह डालती हूँ, कई बार पानी पीती हूँ, लोगों को टेलीफोन करती रहती हूँ, इकट्ठा हुआ पिछला सारा काम निपटा लेती हूँ। आज साहब नहीं आए। उधर से लांघती हुई तुम्हारे चपरासी से पूछती हूँ, फिर वो स्वयं बतला देता है कि साहब बाहर गए हुए हैं, कि साहब के रिश्तेदार आए हुए हैं, कि साहब की तबीयत ठीक नहीं है, कि साहब ने कितने दिनों की छुट्टी ले रखी है। इन दिनों मुझे बड़ी फिजूल की बातें सोचती रहती है कि आज से 100 साल पहले इस कमरे में कौन बैठता होगा, साथ के कमरे में भी कोई बैठता होगा। आज से 100 साल बाद इस कमरे में कौन बैठा होगा, साथ वाले कमरे में कौन होगा। लोग मर क्यों जाते हैं? फिर ख्याल आता है कि लोग आखिर पैदा ही क्यों होते हैं। और फिर इन सब बातों से घबराकर मैं दफ्तर में काम करने वाले दूसरे लोगों से मिलने चली जाती हूँ। आए नहीं इतने दिन। पता होने के बावजूद मैं तुमसे पूछती हूँ, बीमार था, तुम कहते हो। अब तो ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ, धन्यवाद कहकर तुम अपने कमरे में चले जाते हो और मैं अपने कमरे में। तुम अपना काम करने लग जाते हो और मैं अपना। एक दिन मैं कई दिनों तक छुट्टी पर रही। बीवी जी आ नहीं रही। तुमने मेरे चपरासी से पूछा था, वे बीमार है, उसने कहा। अच्छा कहकर तुम अपने कमरे में चले गए। घर पर डाक देने आए चपरासी ने मुझे बताया, अगले दिन जब बुखार जरा कम हुआ तो मैं दफ्तर चली गई। तुम्हें शायद पता नहीं चला, उस दिन तुमने 2-3 बार अपने चपरासी को डांटा, कई बार कागज फाड़े, मानो कुछ गलत लिखा गया हो। मिलने आए 1-2 व्यक्तियों को भी कहला भेजा कि किसी और से ना। फिर किसी काम से तुम कमरे से बाहर आए। मैं भी किसी काम से वहां थी। आई नहीं कई दिन। तुमने जानते हुए भी पूछा, बीमार थी। अब तो ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ, धन्यवाद कहकर मैं अपने कमरे में चली गई और तुम भी अपने कमरे में चले गए। ना ये कमरा उधर जा सकता है और ना वो कमरा इधर आ सकता है। दोनों की अपनी अपनी सीमा है, दोनों के बीच एक दीवार है। एक कमरा तुम्हारा है, एक कमरा मेरा। फिर भी मैं सोचती हूँ कि ये भी क्या कम है कि दोनों कमरे साथ साथ है, बीच में एक दीवार ही तो है। प्रिय श्रोताओ, ये थी दिलीप कौर टिवाणा की पंजाबी कहानी तेरा कमरा मेरा कमरा का हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद किया था रतनचंद रत्नेश ने। कहानियों की श्रृंखला में आज इतना ही। फिर मिलता हूँ किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।